हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 CGTT 2026 का सेट नंबर 1 देखेंगे। इसमें है सामान्य हिंदी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ एक्सप्लेनेशन के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। भाग 1 में क्या देखेंगे? व्याकरण एवं शब्दावली के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? नि, निस, निस, निस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नी। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? नी उपसर्ग। स्पष्टीकरण देखते हैं। निष्काम शब्द का निर्माण नि प्लस काम से हुआ है। यहाँ व्यंजन संधि के नियम के अनुसार जब विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आता है, यहाँ पे क्या आया है? क आया है, तो विसर्ग क्या हो जाता है? स में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए क्या हो गया? ये निष्काम हो गया। यहाँ पे स है, निष्काम में परिवर्तित हो जाता है, जिससे निष्काम शब्द बनता है। अतः मूल उपसर्ग क्या है? नी। नी मूल उपसर्ग है निष्काम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों को सही समास से सुमेलित कर सही जोड़ी बनाइए। सूची 1 में क्या है? शब्द। सूची 2 में है समास। प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन है अवयवी भाव समास। देशभक्ति है तत्पुरुष समास। त्रिलोक क्या है? द्विगु समास। और दशानन है बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। अब स्पष्टीकरण देख लेते हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन का प्रति क्या है? अवयव लगा है। प्रति ये अवयव लगा है, इसलिए क्या है? ये अवयवी भाव समास है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति कारक चिन्ह का लोप। देश के लिए भक्ति, इसलिए ये क्या है? तत्पुरुष समास है। और त्रिलोक, ये द्विगु समास क्यों है? क्योंकि त्रि मतलब 3, त्रि को त्रिलोक मतलब 3 लोक, तो ये 3 क्या है? संख्यावाचक है, इसलिए ये क्या है? द्विगु समास है। और दशानन, दशानन ये क्या है? बहुब्रीहि समास क्यों है? क्योंकि 10 है आनंद जिसके। इसका मतलब क्या है? अर्थात रावण। एक विशेष अर्थ निकलता है, इसलिए ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। जिसका विशेष अर्थ निकलता है वो क्या होता है? बहुब्रीहि समास, इसलिए दशानन बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसकी आँख में आंसू आ गए। उसकी आँखों से आंसू आ गए। उसकी आँखों में आंसू आ गए। उसकी आँख से आंसू आ गए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर सी, उसकी आँखों में आंसू आ गए। क्यों है? देखते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार आंसू शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, बहुवचन संज्ञा। साथ ही जब रोने की क्रिया होती है तो यह माना जाता है कि आंसू दोनों आँखों से आते हैं। अतः आँखों में और क्रिया क्या? आ गए बहुवचन में होना शुद्ध है। दोनों आँखों से आते हैं और आँखों में क्या है? क्रिया क्या है? आ गए, आ गए। ये दोनों क्या है? बहुवचन में होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं फिर से। आंसू आ गए, आंसू आ गए, सभी में ये दिया हुआ है। और आँखों, इसमें क्या दिया हुआ है? उसकी आँख में, मतलब ये रॉन्ग हो गया क्योंकि आँखों आना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है उसके आँखों, बट यहाँ पे से दिया हुआ है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे
शुद्ध वाक्य ये है, क्योंकि उसकी ये बहुवचन है आँखों में, और ये यहाँ पे आ गए भी दिया हुआ है, इसलिए ये सही वाक्य है। उसकी आँखों में आंसू आ गए, और यहाँ पे क्या दिया है, आँख, इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुस्सा हो जाना, प्रेम पूर्वक देखना, पहले जैसा व्यवहार ना करना, धोखा देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहले जैसा व्यवहार ना करना। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहले जैसा व्यवहार ना करना। स्पष्टीकरण है, आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है विपरीत हो जाना, उदासीन हो जाना या किसी को अनदेखा करना। इसका मतलब है कि व्यक्ति ने अपना पुराना स्नेहपूर्ण व अनुकूल व्यवहार बदल दिया है, इसलिए इसका अर्थ है पहले जैसा व्यवहार ना करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संकल्प, विवाद, घटना, रूप। इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन नंबर सी, घटना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। क्यों है देखते हैं। स्पष्टीकरण है, शब्दों के साथ क्रिया या विशेषण लगाकर लिंग की पहचान की जाती है। क्या यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है उसके साथ हम लोग क्रिया या फिर विशेषण लगाकर क्या करते हैं? लिंग की पहचान करते हैं। संकल्प क्या है? लिया जाता है, संकल्प लिया जाता है, इसलिए पुल्लिंग है। विवाद होता है, विवाद होती है नहीं, होता है, इसलिए ये भी पुल्लिंग है। घटना क्या? घटना घटती है, घटना घटता है नहीं बोलते हैं, घटना घटती है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। और रूप क्या है? रूप सुंदर है बोला जाता है, तो ये पुल्लिंग। तो इन शब्दों में से क्या है? घटना शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें क्रिया या विशेषण लगाकर लिंग की पहचान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है? अच्छा लड़का, धीरे धीरे चलना, काला घोड़ा, मोटा आदमी। इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे चलना, ये क्या है? क्रिया विशेषण का उदाहरण है। स्पष्टीकरण देखते हैं। क्रिया विशेषण एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। चलना क्या है? एक क्रिया है। धीरे धीरे शब्द बता रहा है कि चलने का ढंग कैसा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अन्य विकल्प क्या है? विशेषण के उदाहरण हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे कि लड़का, घोड़ा, आदमी, ये 3 भी ऑप्शन में दिए हुए हैं। ये क्या है? विशेषण के उदाहरण हैं। और यहाँ पे धीरे धीरे चलना शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अति प्लस आवश्यक क्या है? अत्यावश्यक में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यण स्वर संधि। अति प्लस आवश्यक, इसमें क्या है? अत्यावश्यक में कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। स्पष्टीकरण है, यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण संधि के नियम के अनुसार जब छोटी या फिर बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई क्या होता है? या में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था? अति, छोटी की मात्रा, और यहाँ आवश्यक, तो ये क्या हो गया? या में परिवर्तित हो गया। और ये कौन सी संधि है? यण स्वर संधि, क्योंकि यण स्वर संधि का नियम के अनुसार ये परिवर्तित हुआ है। भाग 2 में देखेंगे शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, शुद्ध उच्चारण, भाषिक संरचनाओं का ज्ञान, अर्थ ग्रहण करना तथा अभिव्यक्ति की सहजता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
क्या है? अर्थ ग्रहण करना तथा अभिव्यक्ति की सहजता। क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो अर्थ ग्रहण करना तथा अभिव्यक्ति की सहजता। स्पष्टीकरण देखते हैं। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य बच्चों को अपने विचारों को सहजता से अभिव्यक्त करने और दूसरे के विचारों मतलब अर्थ को ग्रहण करने में सक्षम बनाना है। व्याकरण का शुद्ध उच्चारण इस लक्ष्य तक पहुँचने के साधन है, ना कि अंतिम लक्ष्य। व्याकरण क्या है? व्याकरण के शुद्ध उच्चारण लक्ष्य तक पहुँचने के साधन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन करना, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया और वातावरण का व्यापक आकलन करना, वर्ष के अंत में एक बड़ी परीक्षा लेना, केवल कक्षा में किए गए कार्यों का रिकॉर्ड रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया और वातावरण का व्यापक आकलन करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया और वातावरण का व्यापक आकलन करना। स्पष्टीकरण है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य केवल परीक्षा में अंकों की जांच करना नहीं है। यह बच्चों के सीखने के सभी पक्षों जैसे कि शैक्षिक और सह शैक्षिक का लगातार और विस्तृत व्यापक आकलन करता है ताकि उनकी कमजोरियों को जानकर उचित उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग से बच्चे देखने और सुनने दोनों इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जिससे वे कक्षा की गतिविधियों में अधिक सक्रिय मतलब क्रियाशील रूप से भाग लेते हैं। यह पाठ को सजीव और प्रभावी बनाता है, जिससे बच्चे ज्ञान को सरलता से ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम महत्वपूर्ण है? रोल प्ले भूमिका निर्वाह, वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नों के लिखित उत्तर देना या फिर किसी घटना का आंखों देखा हाल सुनाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नों के लिखित उत्तर देना। क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम महत्वपूर्ण है? बोला है कम महत्वपूर्ण है, तो प्रश्नों के लिखित उत्तर देना ये क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्टीकरण है, मौखिक अभिव्यक्ति का तात्पर्य बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करने से है। रोल प्ले, वाद विवाद और आंखों देखा हाल सुनाना सीधे तौर पर क्या है? मौखिक कौशल को विकसित करते हैं। लिखित उत्तर देना मुख्य रूप से लेखन कौशल को विकसित करता है, इसलिए यह मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सोचने, समझने और सीखने में भी मदद करती है। यह कथन किस विचार को दर्शाता है? व्यवहारवादी विचार, भाषा अर्जित करने का विचार, भाषा के संज्ञानात्मक कार्य का विचार, भाषा के सामाजिक कार्य का विचार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा के संज्ञानात्मक कार्य का विचार। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सोचने, समझने और सीखने में भी मदद करती है। यह कथन किस विचार को दर्शाता है? भाषा के संज्ञानात्मक कार्य का विचार को दर्शाता है। स्पष्टीकरण है, संज्ञानात्मक कार्य
कॉग्निटिव फंक्शन का संबंध मस्तिष्क की प्रक्रियाओं जैसे कि सोचना, समझना, तर्क करना और ज्ञान का निर्माण करना से होता है। यह कथन स्पष्ट रूप से बता रहा है कि भाषा केवल बात करने के लिए नहीं बल्कि मानसिक प्रक्रियाओं में भी मदद करती है, जो भाषा के संज्ञानात्मक पक्ष को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हथनी, हथिनी, हथिनी, हथिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? हथिनी। हाँ और था में क्या होता है? छोटी की मात्रा और ना में बड़ी की मात्रा। ये हाथी का स्त्रीलिंग रूप है। कुछ पुल्लिंग शब्दों में बड़ी नी या फिर इनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। हाथी शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? हथिनी होता है। था में छोटी की मात्रा और ना में बड़ी की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? अनल, कृषाणु, पावक, अमीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमीय। ये क्या है? आग का पर्यायवाची नहीं है। अनल, कृषाणु और पावक तीनों ही आग के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। अमीय शब्द का अर्थ क्या होता है? अमृत होता है, इसलिए यह आग का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संदेहवाचक वाक्य का चयन कीजिए। वह अभी घर नहीं आया है, शायद कल बारिश हो, तुम खूब पढ़ो और आगे बढ़ो, वाह कितना सुंदर दृश्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शायद कल बारिश हो। ये क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। शायद कल बारिश हो। स्पष्टीकरण देखते हैं। संदेहवाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें किसी कार्य के होने या ना होने की प्रति क्या है? संदेह, डाउट या फिर संभावना, पॉसिबिलिटी प्रकट की जाती है, जैसे कि शायद, संभवतः जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। निषेधवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 16 है, वहाँ कुछ लोग खड़े हैं। इस वाक्य में कुछ किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या फिर निश्चित परिणामवाचक विशेषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वहाँ कुछ लोग खड़े हैं, इस वाक्य में कुछ किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। स्पष्टीकरण है, लोग एक गणनीय संज्ञा है जिन्हें गिना जा सकता है। कुछ शब्द लोगों की संख्या बता रहा है लेकिन संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यह क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? मन प्लस आयोग, मनः प्लस योग, मनो प्लस योग, मनन प्लस योग। क्या है मनोयोग का सही संधि विच्छेद? ऑप्शन नंबर बी, मनः प्लस योग। ये सही संधि विच्छेद है मनोयोग का। स्पष्टीकरण देखते हैं। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि के नियम के अनुसार क्या होता है? जब विसर्ग के पहले अ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जैसे कि य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग क्या होता है? ओ में बदल जाता है। मनः प्लस योग क्या हो गया? मनोयोग। इस प्रकार से ये मनोयोग हुआ और ये किसका, कौन से संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का। क्वेश्चन नंबर 18 है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवयवी भाव समास। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। स्पष्टीकरण है, आजीवन का विग्रह है जीवन भर। जिस समास का पहला पद
आ अवयव होता है और वही प्रधान होता है तथा जिससे संपूर्ण पद क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है वह क्या होता है? अवयवी भाव समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तद्भव शब्द घी का तत्सम रूप क्या है? घृत, घिया, गृह, गृहिणी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घृत। घी क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप पूछा है, क्या होगा? तो क्या होगा? घृत। स्पष्टीकरण है, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से बिगड़कर रूप बदलकर हिंदी में आए हैं। जैसे कि घी क्या है? तद्भव है और उसका तत्सम रूप है घृत। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, उ अध ज, जवल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? उ आधा ज वल, उज्ज्वल। ये क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्ज्वल शब्द में दोनों क्या है? दोनों क्या है? आधे होते हैं। यह संस्कृत के उद प्लस ज्वल से बना है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें।